कि कम से कम आपको समय से पहले पता चल जाता है जो डाउट्स होता है वो। ओके, और क्या प्रॉब्लम है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ठीक है, अब तुम बताओ। मैम ये क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रूल्स एंड क्लास 4 बच्चे नए आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पहले से जो पीस है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना? थोड़ी देर शांति। यस, बोलो। मैम इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर। हाँ, इन केस ऑफ, ये आप लोगों से पूछती हूँ अब। इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर, क्या भरा है तुमने अंकित? क्या क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया ना? बगल वाले को सुनाई दिया? हाँ, आपको सुनाई दिया? अभी आप सब लोग बाहर ही हैं, इसका मतलब। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करती हूँ सबके लिए। इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा इसमें? आते हैं उस पॉइंट पे क्या होगा, लेकिन एक बच्चे ने पूछा है तो सबका क्लियर है क्या? मैं तब से 3 बार पूछ चुकी हूँ ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो पूछो। यही बोलना चाह रही थी मैं। एक एक बच्चे का आ रहा है, बोलो इसमें क्या, डैश में क्या भरा है तुम लोगों ने? कॉपी करके दाएं बाएं से पूछ के, छाप के, क्या भरा है बताओ? अगर कोई भी सेट था, सिंपल क्वेश्चन इज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट डैश फॉलोड भरा है। और प्रियंका कोई बात नहीं, मैम या किसी ने सही लिखा है कि नहीं? मिलिंद तो था ही नहीं। सिस्टम ऑफ रूल्स मैम। मैं पूछ रही हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डैश, इसमें 2-3 चीज हो सकता है। अगर आपने इन तीनों चीजों में कुछ भी लिखा होगा तो मैं उसको पूरे मार्क्स दूंगी। क्या बोले थे रविराज? बोलो। सिस्टम ऑफ रूल। सिस्टम ऑफ रूल ही बोल रहे हो? नहीं, इस हम तो रूल सिस्टम पूछ ही नहीं रहे ना, हम आपको डैश दिया ना कि वहां एक वर्ड आएगा, वहां आ सकता है इम्पोर्टेंट। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इम्पोर्टेंट, या बहुत महत्वपूर्ण होता है। रूल्स एंड स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया। रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह, लेकिन उसमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। या फिर रिजिड, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, राइट? रिजिड इंपॉर्टेंट या फिर स्ट्रिक्ट लिखा, हाँ स्ट्रिक्टली फॉलोड भी लिखा होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आया? मस्ट हो सकता है मैम। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्या कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, रिजिड क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। रिजिड लिखा होगा, स्ट्रिक्ट लिखा होगा, स्ट्रिक्टली फॉलोड लिखा होगा, या स्ट्रिक्ट लिखा होगा। इंपॉर्टेंट जिसने लिखा है उसको भी नंबर दे दिया, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि वहां पे स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। क्लियर? ठीक है। और कोई बात भी नहीं तो हो सकता है। नहीं, ये नहीं होगा। अप्रोप्रिएट वर्ड भरने होते हैं ना, आपको होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तभी मैं भी बोल रही हूँ कि 3 चीजों में से अगर कुछ लिखा होगा तो सही होगा, बाकी नहीं होगा। क्योंकि मस्ट हर जगह है, राइट? जरूरी हर जगह है रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, बहुत रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। गलत हुआ होगा कोई बात नहीं, राइट? क्योंकि अब आपका आगे गलत नहीं होगा, राइट? फाइनल एग्जाम्स में वो अगर आए क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। किसको मालूम है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फटीग स्टडी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है जितेंद्र, मैं समझ गई। तुम बताओ अंकित, क्या बोले? साइंटिफिकली और टेक्निकली ये साइंटिफिकली वर्कर को सिलेक्ट किया जाता है, उसके स्किल्स के बेसिस पर साइंटिफिक ट्रेनिंग दिया जाता है। यही है क्या साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क? आपको आता भी नहीं है क्या? आपने क्या लिखा मुझे कोई मतलब नहीं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क नहीं आता तुम लोगों को? एक 101 ने बताया और सही आंसर बताया, आप लोगों को नहीं आता। प्रियंका छोड़ो ना, दूसरा तुमने अटेम्प्ट किया ना, लेकिन मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया है? मैम वो तो रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब है। रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस है। यस बोलो।
इसमें पुराने टेक्निक्स को रिमूव करके वो तो रूल ऑफ थंब है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यही तो है। साइंस नो रूल ऑफ थंब, ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो तुम दे रहे हो। तुम जो दे रहे हो वो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का है, हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क बोल रहे, टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, याद है किसी को? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाना। किसी को नहीं आता है, शेम ऑन मी, सीरियसली। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेक्निक पढ़ाया था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, उसमें क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या टेक्निक था? पहला टेक्निक क्या था? फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फॉर्मेट। सिर्फ एक बच्चे को मालूम है, मैं उसको ट्यूशन देती हूँ क्या? वो मैं बता देती हूँ, जो सही आंसर है वही बोला उसने। या बोलो क्या बोल रही थी? प्रॉपर, हाँ हाँ, तुम थोड़ा सा आ रही हो, और बताओ। शॉर्ट वर्किंग आवर्स, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, बिल्कुल, और भी 4 हैं। अगर हम चारों को स्टडी कर लेते हैं तो वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क होता है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी, दीज 4 कंप्लीट साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी टास्क। अगर आप ये चारों स्टडी करके रखेंगे तो आप साइंटिफिक प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये एवरेज टाइम कैसे फिक्स करते थे, मेथड कैसे चुनते थे, मोशन स्टडी यानी कितना कम से कम मूवमेंट होना चाहिए रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का और रॉ मटेरियल का, एवरी रिसोर्सेज, राइट, उसको हम मोशन स्टडी से फिक्स करते थे। और जब आप पहले ये सारे स्टडी कर लेते हैं तो एक टास्क ओवरऑल कंप्लीट उसका स्टडी माना जाएगा, और देन यू कैन प्लान फर्दर, जिसको हमने साइंटिफिक प्लानिंग बोला था या साइंटिफिक टास्क प्लानिंग बोला था। ये भी एक टेक्निक था, याद आया? एग्जाम होने के बाद भी नहीं ये पता है कि क्या होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क। हॉरिबल। ठीक है, अब क्लियर हुआ? इसके अंदर भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछो अभी। फटीग स्टडी क्या है मैम, जो तुम बोल रही थी कि इंटरवल चाहिए, कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर कितने घंटे के काम के बाद थक सकता है तो उसको बीच में ब्रेक चाहिए, इंटरवल चाहिए, या फिर एक लॉन्ग वर्किंग आवर कितने घंटे का एक दिन में होना चाहिए, ये सब फटीग स्टडी में। मेथड स्टडी मतलब किसी भी काम को करने के लिए एक ही तरीका होता है क्या? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नाउ आप सारे ऑप्शंस को एनालाइज करिए, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करिए, और फिर वो मेथड सेलेक्ट करिए जो आपके अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से सबसे सुटेबल है, सबसे एप्ट है। ठीक है ना? वो मेथड स्टडी कहा जाएगा, क्योंकि तुम सब सारे तरीके से तो काम नहीं करोगे, कोई एक तरीका चुनोगे जो बेस्ट तरीका होगा। साइंटिफिक स्टडी का डेफिनेशन भी यही होता है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन एंड देन डूइंग दैट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कुछ जो नहीं आता है? नाउ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मेरे जमीन पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है थोड़ा, अब ये उड़ना बाकी है। बोलो, इतना बेसिक चीज कैसे नहीं पता है ये? ओके, कोई बात नहीं, छोड़ो। और क्या नहीं पता ये बताओ। मैं यही डिस्कस करने के लिए आज आई भी हूँ कि क्वेश्चन में जो भी डिफिकल्टीज लगे, सेट ए हो सेट बी हो, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुमने क्या ऑप्ट किया, क्या छोड़ा, वो डिफरेंट है। एमबीओ, ठीक है। इस हेलो, हाँ, 1 घंटे बाद फोन करते। ओके, एमबीओ शायद आप लोग को नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना? एमबीओ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। पीटर्स ड्रकर का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। मॉडर्न मैनेजमेंट अभी नहीं टच किया है ना, ये सिर्फ बीसीए में टच किया था। ओके, तो दैट इज एमबीओ इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर ड्रकर द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसको आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ? और कोई? अंकित को कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसका नाम क्या है फिर से बताना? फैजल। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्वेश्चन दे दो उसको, क्वेश्चन देख के बताओ। आपका नाम? अनिकेत। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ। हाँ बोलिए। हाँ, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। वेरी गुड। जनरल इंटरेस्ट फोरमैनशिप क्या है उसके बारे में बताइए।
बता रही हूँ। जनरल इंटरेस्ट, एक मिनट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ग्रुप इंटरेस्ट, किसी एक ग्रुप का या किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने जनरल इंटरेस्ट लिखा है तो भी सही है, अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट लिखा है तो भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको पता था इन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, यानी जनरल इंटरेस्ट ज्यादा लोगों का जिसमें भला हो वो हमको प्रायोरिटाइज करना है, जिसमें एक लोगों का या कुछ एक ग्रुप का अच्छा हो रहा है उसको हमको नीचे रखना है, यानी उसको बाद में तवज्जो देना है। समझ में आया? आया? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कोई पूछ रहे हो तो पूछो जल्दी। कोई किसी भी सेट में, दोनों सेट देखने की इच्छा नहीं हुई थी क्या किसी की बाद में कि दूसरे सेट में क्या क्वेश्चन आया देख ले? मैम जैसे या बोलो सूरज, पहले वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, या बोलिए। मैम जैसे क्वेश्चन हम लोगों को लेट से मिला था। हाँ मालूम है मुझे, वो सब और कहानी उसका मालूम है। नंबरिंग भी ऊपर नीचे हो गया। कोई बात नहीं, मैं खुद अकल लगा के वो तो सब मैम मैनेज उससे कर कोई दूंगी। मुझे मालूम है, या तो तुमने पहले ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखा होगा या पहले एमसीक्यू लिखा होगा, वो मैं देख लूंगी, जिससे टैली कर रहा होगा वो मैं कर दूंगी। आई नो व्हाट मैम प्रॉब्लम यू है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे नंबरिंग हो गया उसका। ये कैसे ऊपर नीचे हो जाएगा नंबरिंग? कोई बात नहीं, मैम जिसका रवि जो सर जो आंसर लिखवाए थे ऑब्जेक्टिव। आपने एबीसीडी लिखा है ऑप्शन में, या आपने उसके बाद वर्ड्स भी लिखे हैं? ये एबीसीडी बस लिखा है, वर्ड्स नहीं लिखा है। फिर इन द ब्लैंक्स में वर्ड्स में लिखा होगा, ऐसे ऑप्शन सिर्फ एबीसीडी। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं चेक कर लूंगी सूरज, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अभी। हाँ, नॉन फिनेंशियल टाइप ऑफ मोटिवेशन, ऑब्वियसली ये तो पढ़ा चुकी हूँ मैं, हर्जबर्ग थ्योरी में पढ़ा चुकी थी आपको। जो फिनेंशियल मोटिवेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं अपना, ये सब कॉमन सेंस का है। सैलरी में इंक्रीमेंट, बोनस, इंसेंटिव्स, जिसमें भी आपको कुछ भी मॉनेटरी गेन्स होता है, प्रमोशन। पीछे क्या चिट चैट चल रहा है, आपस में डिस्कशन कर रहे हो? क्वेश्चन ठीक से बैठो, रेड शर्ट। मैं क्या बता रही थी? हाँ, फिनेंशियल मोटिवेशन क्या हो सकता है? फाइनेंशियल मोटिवेशन प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन कम्स विद सैलरी हाइक। अगर सैलरी हाइक के साथ प्रमोशन आता है तो कई बार प्रमोशन ड्राइव भी होता है, सिर्फ डिमोशन तो वो मोटिवेशन होगा और डीमोटिवेशन होगा वो। बिल्कुल सोच कर बोलो। यस, तो इंसेंटिव्स, बोनस, ये फिनेंशियल होगा, फाइनेंशियल होगा। ये फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी दोनों टर्म हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मॉनेटरी मोटिवेशन या फाइनेंशियल मोटिवेशन, जहां पे आपको कुछ मॉनेटरी गेन हो रहा है, ठीक है? कभी हमने आपको कूपन दिया, कभी हमने आपको फूड वाउचर्स दिए, पैसे का बचत हो रहा है ना इससे। हमने आपको इंसेंटिव्स बढ़ाया, बोनस दिया, ज्यादा बोनस दिया, सैलरी में हाइक मिला, तो ये सब क्या हो गया? फाइनेंशियल, ठीक है? नॉन फाइनेंशियल क्या होगा? जो मोटिवेशन भी हो और पैसा भी खर्चा ना हो कंपनी का। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। एप्रिसिएशन, फ्रीडम, यस, रिकॉग्निशन, ऑल ऑफ दीज सारे कुछ है उसमें जो नॉन फाइनेंशियल है। इंटरवल, हॉलीडे, उसको हॉलीडे बोलते हैं, या पिकनिक या एक्सकर्सन बोल सकते हैं, ठीक है ना? शॉर्ट ट्रिप्स, एक्सकर्सन, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब भी है जो नॉन फाइनेंशियल। एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, उसके बाद एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये सब क्या है? फ्रीडम, इनकरेजमेंट। हाँ, लेकिन आप उसको पैसा नहीं दे रहे, कंपनी वहन कर रही है, एम्प्लॉय के हैंड में नहीं आ रहा है वो सब, ठीक है ना? उसको वो एक मोटिवेशन के तौर पे घूमने का मौका मिला, राइट? ठीक है, और हो गया। और कोई क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में, लॉन्ग आंसर में कुछ नहीं समझ में आया हो? प्रियंका, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो सबसे पहले दिन पढ़ाया था, वो कैसे नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट क्या था? सिंपल था। फर्स्ट ऑफ ऑल
Decision making regarding what? Decision making regarding different type of resources, physical resources, human resources, and capital resources, and then how to utilize these resources so that you can achieve the objectives. सबसे पहले था decision making, फिर तीनों resources, उसके बाद क्लब करके तीनों resources का जो final goal है वो है achievement of goal, that is conceptual framework. समझ में आया? थोड़ा सा वो डायग्राम याद रखो जो मैंने बताया था, डायग्राम याद रखेगा, सब लिखोगे. And capital resources and decision making regarding how to utilize these resources so that you can achieve the predefined goal, predefined objectives. Clear? यही है conceptual framework. या और कुछ? मैम फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है. फंक्शनल फोरमैनशिप पूछ रही है एक बच्ची. किसी को मालूम है फंक्शनल फोरमैनशिप? चार आदमी डिपार्टमेंट के लिए और चार प्लानिंग डिपार्टमेंट में, चार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. क्या क्या नाम थे उनके? सुन रहे हो ना तुम? यस मैम. मतलब कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और डिसिप्लिनरी एंड रूट क्लर्क. ठीक है. एंड इधर ऑपरेशंस में क्वालिटी इंस्पेक्टर. समझ में आया? यही है फंक्शनल फोरमैनशिप. और इसका फंडा समझ लो. ये कहने का मतलब ये था कि ऑल एक्सपर्ट्स शुड हैंडल दैट पर्टिकुलर पोजीशन जिसमें उसको एक्सपर्टाइज है. समझ में आया? यस मैम. हाँ, यानी कि बिल्कुल जो एक्सपर्ट है. देखो एक आदमी, इसका सिंपल मानना है, फंक्शनल साइंटिफिक मैनेजमेंट का यही मानना ही है कि एक आदमी बहुत सारे काम कर सकता है. ठीक है. एक काम बहुत सारे तरीके से हो सकता है. ठीक है ना. एक रिसोर्सेज को बहुत जगह यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन कोई एक जगह होगा जहां वो मोस्ट बेनिफिशियल वे में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है. वो एक जगह आइडेंटिफाई करना है. जैसे एक आदमी चार काम कर सकता है लेकिन एक काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है. अब फंक्शनल फोरमैनशिप पे ही बोलता है कि जो काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है उसको वहां का मैनेजर बनाइए, उसको वहां का फोरमैन बनाइए, या वहां उसको लीड करने दीजिए. बाकी जगह वैसे आदमी को लीड करने दीजिए जो उस काम को अच्छे से कर सकता है. इसीलिए उन्होंने कहा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी एक कोई बॉस नहीं रहेगा, चार अलग अलग बॉस रहेंगे. जो एक टाइम एंड बजट डिसाइड करने का एक्सपर्ट होगा वो अच्छे से कर देगा. कोई रूट बनाने में कि कैसे वो काम होगा वो डिसाइड करने में अच्छा होगा तो वो काम वो करेगा. कोई इंस्पेक्शन डिसिप्लिन मेंटेन करने में अच्छा रहेगा, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने की जिम्मेदारी आप उसको दे दीजिए. और क्या था? टाइम एंड कॉस्ट तो हो गया. बजट बनाने में या टाइम शेड्यूलिंग बनाने में एक और था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शन देने में जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ऑपरेशन डिपार्टमेंट अपना काम एग्जीक्यूट करेंगे. तो हर एक काम के लिए अलग अलग हेड का होना जो अपने अपने एक्सपर्ट एरिया को लीड करेंगे. राइट. ये होता है फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट. यही है जिसमें उन्होंने चार नाम दिए थे. ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग. और एक वर्कर को इन चार यानी 8 अलग अलग बॉस के तरफ से क्या आ रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, कमांड आ रहे हैं. इसीलिए मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉन्ट्रैरी टू यूनिटी ऑफ कमांड. ये दोनों जो है वो एकदम से F.W. टेलर और हेनरी फेयोल के जो विचार उसमें, ये विचार बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल अपोजिट है. उन्होंने कहा था एक वन बॉस, सारे ऑर्डर्स. यहाँ बोले थे अलग अलग बॉस, अलग अलग वर्क से रिलेटेड ऑर्डर. क्लियर हुआ? ठीक है. और कुछ पूछना है? नहीं? मैं पूछूं? सिस्टम आप लोगों को एक दिया होगा सिस्टम थियरी में से कुछ. ठीक है ना. आप लोग को जो कि पढ़ा चुके थे तो पता होगा क्या है वो सिस्टम थियरी का. कौन सा ऑप्शन सही है? सिस्टम थियरी वाला था किसी में? देखो ए में है या बी में, आई डोंट रिमेम्बर नाउ. लेकिन सिस्टम थियरी का क्या मतलब होता है? सिस्टम पढ़ा चुकी हूं ना मैं. तुम नहीं थे मिलिन क्लास में? सिस्टम थियरी पढ़ाया है प्रियंका, तुम थी या क्लास में नहीं थी? ये दिक्कत होगा. ऑनलाइन क्लास में थी या वहां भी नहीं थी? सिस्टम थियरी पढ़ाया था. फैसल तुम तो क्लास करते हो. अनिकेत याद आ रहा है कुछ? क्या किसी में नहीं है?
लाओ क्वेश्चन दो मुझे, दोनों सेट दो, मैं दिखाती हूँ। मेरे पास बी है। कैसे द सिस्टम अप्रोच दिख कैसे नहीं रहा है? ए में ही है, बी में ही है, बी में ही है सिस्टम अप्रोच है, ए है ना, तो बी में, तो यही मैं पूछ रही तब से कि जिनका ए था क्या उन्होंने बी सेट को चेक किया या निश्चिंत हो गए? बी सेट आपके सिलेबस से बाहर का नहीं है, एक्सटर्नल में आपके लिए एक ही सेट तैयार होगा और उसमें ए बी क्लब करके आ सकता है। इसीलिए मैं बोली कि अपने मन में जिज्ञासा हुई बी सेट चेक करने का, जिसका ए था या जिसका बी था वो उसने ए चेक किया या नहीं? टाइम नहीं मिला। सिस्टम अप्रोच है, ठीक है, सिस्टम अप्रोच मैंने आप लोग को पढ़ाया है, अब इसका आंसर करो, मैं यही पूछ रही हूँ। सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या था? सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कौन बता सकता है? Psychological and social aspects. और कोई? क्या था? कृत, सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट Recognizing the technical requirement of the organization and its needs. यही पढ़ाया था मैंने, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम और कॉन्टिजेंसी किस किसने क्लास किया था? बस वही हाथ उठा दो, कोई नहीं आया था उस दिन। नहीं आते हो। मैं यही बोलती हूँ ना कि समय का, एक रिसोर्सेज का यूज बहुत बहुत अलग अलग जगहों पे किया जा सकता है। जब आप यहाँ यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं समय को, तो किसी और जगह अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वही काम क्यों नहीं करते? सिंपल मैम। है। जिस जगह तुम अपने स्किल मैम। को, अपने समय को, एक मिनट, और अपने आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको आप मैक्सिमम द मोस्ट बेनिफिशियल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां यूटिलाइज करिए। यही मैं बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे हो, टाइम किल कर रहे हो, कोई दूसरा काम है जो नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ तुम बर्बाद कर रहे हो और वहां पे तुम्हारा काम शायद आबाद हो जाता। कोई काम में तो मन लगता होगा, है ना? अंकित को जिम में मन लगता है, ठीक है, और अगर पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता तो मेक श्योर कि तुम इतना जिम करोगे कि तुम इंडिया के बहुत फेमस जिमनास्ट बन जाओगे। करो ऐसा कोई काम। क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब तुमको सिस्टम अप्रोच के दिन तुम थे या नहीं थे तुमको ये भी याद नहीं है, तो ये वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज हो रहा है ना। मैं गलत बोल रही हूँ तो स्टॉप मी, ठीक है ना, एंड प्रूव मी रॉन्ग। क्या है फैजल, तुम उसको क्या बोल रहे हो? मेरे से बात करो अभी। क्या बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्या फायदा, क्या है इसका, क्या फायदा है, क्या टेक होम है, ये बताओ। तुम्हारा टेक होम क्या है सिमरेज कॉलेज का उस दिन का जिस दिन मैंने ये पढ़ाया था? किसी भी सब्जेक्ट में याद रहता है दूसरा सब्जेक्ट? ये बता दो। ठीक है, पीपीएम बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, सोनी मैम भी बहुत बोरिंग मैम है, अच्छे से नहीं पढ़ाती है। कोई दूसरा सब्जेक्ट जो याद रहता है, जो तुम लेकर जाते हो घर? आज ये सीख के जा रहे हैं। वैल्यू एडिशन, लंच ब्रेक, बदमाशी, थोड़ा और वृद्धि। मेरे से भी ज्यादा मास्टरमाइंड बदमाश लोग इस क्लास में हैं, उनसे कुछ सीखने को मिल जाता है। यही है पर्पस, यही पर्पस है। यस मैम, कौन बोला? जल्दी बताओ अंकित, तुम्हारे दोस्त है, तुम जानते हो। अब ये मत बोलना कि हम नहीं जानते हैं, मुझे मालूम है ब्लू स्वेटर वाला बोला। यस मैम, यस मैम कौन बोला है? पीटीएम आपके लिए ही जरूरी है, ठीक है ना। और मैं चेहरे से जानती हूँ हर एक बच्चे को, भले ही रोल नंबर और नाम में अब तक कंफ्यूजन हो, पर मैं चेहरे से जानती हूँ। पीटीएम में मैं ही नहीं, बाकी के फैकल्टी भी रहेंगे। सोनी मैम दुश्मन है यार, लेकिन बाकी के फैकल्टीज भी रहेंगे, ठीक है ना। उनको भी मालूम है किसका कंडक्ट कैसा है, कौन कितना ध्यान लगा के बोलता है। मैं बोल दूंगी एग्जामिनेशन, इनका एडमिशन कैंसिल करा लीजिए। थोड़ा बहुत पैसा ही जमा किया होगा, अभी 3.5 लाख तुम लोगों ने नहीं दिया होगा, 50,000 दिया होगा, 25,000 दिया है, 1 लाख दिया है, उतना ही डूबेगा। 1.5 लाख बचा लीजिए, ठीक है ना, उतना ही डूबेगा, ठीक है ना। 1.5 लाख बचा लीजिए, इनको जिसमें मन लगे वो करने दीजिए। जबरदस्ती भेजते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, फ्यूचर भी बर्बाद होगा, राइट? ठीक है ना, क्योंकि सिमेज में अगर आपने इसलिए एडमिशन लिया है कि प्लेसमेंट अच्छा है, तो प्लेसमेंट सबको नहीं मिलता। मैं अभी बता देती हूँ, 100% प्लेसमेंट नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं होता। प्लेसमेंट लेना पड़ता है, गिफ्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, राइट? छोड़ो, और कुछ, थोड़ा भारी माहौल हो गया।
तो सिस्टम अप्रोच में मैंने क्या पढ़ाया था, मैं सिंपल पूछ रही थी, क्या पढ़ाया था रविराज, तुम Focus बताओ। on, ma'am, system approach focus on the organization, whole communication with the environment, सिस्टम Need- अप्रोच सिंपल है, मैं एक बार बता देती हूँ बोर्ड पे ड्रॉ करके, आपको Organization याद आ जाएगा। एक सेकेंड साइड में बताऊंगी। सिस्टम अप्रोच सिंपल मैंने बताया था, जब मैं ये इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल एनवायरमेंट फीडबैक, और ये क्या है प्रोसेस। एक ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने, कभी याद आ रहा है? यही है सिस्टम अप्रोच, Yes, ma'am. सिंपल है, यही है सिस्टम अप्रोच, और क्या ही है। मैंने यही तो बोलती हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, अगर यहाँ आते हो तो इतना बस याद रखना है। सिस्टम अप्रोच मतलब कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होल होता है कब, जब वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिस्टम के साथ बैलेंस बैठा पाता है। एंड इन सिस्टम अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं। इनपुट मतलब सारे रॉ मटेरियल, ठीक है ना, जितनी भी चीज तुम यूटिलाइज करते हो किसी प्रोसेस को करने के लिए, वो सब कहाँ से लेते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उसको कंपनी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में लोग, इंटरनल एनवायरनमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल एनवायरनमेंट का जो भी अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, सब लोग मिलकर के उसको प्रोसेस करते हैं, और ये क्या बन जाता है? आउटपुट आपका बन जाता है। या आउटपुट फिर कहाँ पे खपता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ना। हम दे रहे हैं आउटपुट, ठीक है ना, तो हमारा आउटपुट क्या है कि हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं पढ़ने वाले को कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको डांटते भी इसीलिए कि थोड़ा ध्यान हो आ जाए, थोड़ा अटेंटिव हो जाए। परेशान नहीं करते हैं क्वेश्चन पूछ करके, जानते हैं आंसर शायद ना दे पाओ, दे दो तो अच्छी बात है, लेकिन इसलिए पूछते कि शायद 2-4 सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमको जो करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपने आप के साथ, इसलिए सवाल पूछते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, यू आर सम नाउ दिस टाइम यू आर पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन जब आप चले जाओगे, प्लेसमेंट मिल जाएगा आपका, तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाओगे, तो गया ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब फीडबैक सॉरी मैंने याद नहीं लिखा था, फीडबैक वापस आया, ठीक है ना। फीडबैक सुन के ही तो आते हैं ना यहाँ इंक्वायरी करने, फिर तसल्ली होती है तो एडमिशन लेते हैं, नहीं होती है तो नहीं लेते हैं। समझ में आया? ये फीडबैक भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहा है, तो दोनों मिलके काम करें। देयर इज बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जहां ये दोनों अप्रोच हो उसको हम बोलते हैं सिस्टम अप्रोच, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एकदम से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंसी होती है एक्सटर्नल पे भी इंटरनल पे भी, और दोनों बैलेंस होगा तभी वो होल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाएगा। यही मतलब होता है। जो पहला ऑप्शन है वो सही है, उसमें जो फर्स्ट है ऑप्शन पढ़ दो क्या है। Encourages managers to view the organization both as whole of and as part of larger environment. बिल्कुल, होल एंड पार्ट ऑफ लार्जर एनवायरनमेंट। लार्जर एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड होल भी है उसका और पार्ट भी है उसका। समझ में आया? यानी दोनों एनवायरनमेंट मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। इसी तरह कॉन्टिजेंसी सिस्टम था या कॉन्टिजेंसी अप्रोच था, वो किसी को याद आ रहा है या वो भी डिलीटेड? कॉन्टिजेंसी अप्रोच था, Yes, ma'am. किसी को नहीं मालूम क्या है कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिजेंट का मतलब कुछ बताया था मैंने। कॉन्टिजेंट का मतलब Future पे depend. वेरी गुड, फ्यूचर पे डिपेंड करता है, कुछ तो याद है। यानी फ्यूचर पे क्या, किसी काम का होना या नहीं होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा कि चलो हाँ, अभी एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। मैंने उस समय क्या एग्जांपल दिया होगा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करिए मैंने कॉलेज ने ये एक मान लो एक रूल बना देती है कि ऑल दोज स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 70% विल गिव देम गोल्ड मेडल, ठीक है ना। या फिर है ना अपने यूनिवर्सिटी का ये नियम कि सब 75% डिस्टिंक्शन के साथ जो आता है या जो टॉपर होता है उसको हम गोल्ड मेडल देते हैं, ठीक है ना। तो गोल्ड मेडल मिलना किस चीज पर डिपेंड होगा? गोल्ड मेडल किसी ना किसी बच्चे को तो मिलना है,
ये तो पता है, लेकिन वो मिलना किस चीज पर इवेंट होगा? फ्यूचर के इवेंट पर, कि किसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, है ना? अब समझ में आया कि फ्यूचर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ये मेरा लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है और किसी का, मेरे मान लो कि एडी के पास, एडी यानी मेरे बेटे के पास नहीं है लैपटॉप, मैं उसको बोलूं कि मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं अपने लिए नया ऑर्डर कर रही हूँ। जब तक मेरा नया नहीं आ जाता है तब तक मैं उसको नहीं दे रही हूँ, ठीक है? मेरे नए आने के बाद मैं उसको ये हैंड ओवर करूंगी। समझ में आया? यानी कि इसका मेरे बेटे के पास ट्रांसफर होना तब निश्चित होगा जब मुझे वो फ्यूचर में मेरा वाला लैपटॉप मिल जाएगा, नया वाला, तब मैं हैंड ओवर करूंगी। समझ में आया? तो ये फ्यूचर इवेंट पे है ना, ये काम का होना, ये प्रोसेस का होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट यानी किसी काम का होना जब फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंडेंट हो, फ्यूचर में वो काम हैपेंड और डजंट हैपन। अगर हैपन तो ये काम हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सिंपल, क्लियर? अब कॉन्टिजेंसी अप्रोच क्या बोलता है? कॉन्टिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट सिंपल है। अगर ये वर्ड का मतलब आपको मालूम है तो आप खुद से डिस्क्राइब कर देंगे कि आप कितना भी बेहतरीन प्लानिंग कर ले, स्टाफिंग कर ले, ऑर्गेनाइजिंग कर ले, डायरेक्टिंग कर ले, कंट्रोलिंग कर ले, चाहे जो भी करना है आपको कर ले, साइंटिफिक मेथड से कर ले, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड से कर ले, सब कुछ करके देख लीजिए, बट देयर आर सर्टेन परसेंटेज ऑफ चांस जो फ्यूचर के सिनेरियो पे डिपेंड करता है, फ्यूचर के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर वो फेवरेबल है तो आपका प्लान सक्सेस हो जाएगा, और अगर वो आपके एडवर्स हो गया, ठीक है, वो अनफेवरेबल हो गया, तो क्या होगा? आपका प्लान बहुत ही अच्छा होने के बावजूद भी चौपट हो सकता है। कॉन्टिजेंसी अप्रोच ये बोलता है कि मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ चीज सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कौन सी सिचुएशन पे? फ्यूचर सिनेरियो पे, फ्यूचर सिचुएशन पे। मैंने एग्जांपल में भी आपको दिया होगा कि बिल्कुल, अब एग्जांपल याद आया, उससे रिलेट कर लो ना। वूट का मैंने एग्जांपल दिया था कि जिस समय वो खुला था उससे ठीक कुछ दिन के बाद ही लॉकडाउन हो गया था, तो उनका सारी प्लानिंग उस समय के लिए जो वो कर सकते थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिल सकता था, वो क्या हो गया? कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया होगा। ऑब्वियसली लोग इतना टेक होम डिलीवरी भी नहीं करवाते थे, डरते थे लोग उस समय में। याद आ रहा है कुछ? थे उस दिन क्लास में पढ़ाया था मैंने। यही है कंटिजेंसी अप्रोच। देयर आर सो मेनी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। कुछ चीजों को आप ऐसे ही याद रख सकते हो, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर तुम यहाँ हो तो, अगर यहाँ बैठे हो लेकिन दिमाग किसी और जगह है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? थोड़ी देर यहाँ रहो, जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें से 50% जरूर आपके साथ रहेगा, 50% के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं है आपके साथ, पूछिए उस समय कि नहीं समझ में आया। लेकिन बिल्कुल से ऐसे ब्लैंक स्लेट अगर हम 2 महीने बाद भी रहे तो क्या फायदा? आप आइए ब्लैंक स्लेट, मोस्ट वेलकम, ठीक है ना? ब्लैंक स्लेट मतलब समझ रहे हो ना? ये ज्यादा अच्छी बात है कि आप ब्लैंक आते हैं, आप कुछ भर के नहीं आते, क्योंकि भरने वाले को पहले खाली करना पड़ता है, फिर उसको सही से समझाना पड़ता है। लेकिन आप ब्लैंक है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब जब 2 महीने हो गया ना क्लास, एक ज्यादा हो गया, अब ये 2 महीने से ज्यादा के बाद अगर ये हालत है कि इंट्रोडक्शन में नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाए और चीज भूल गए, एग्जाम भी दिए हैं, अभी एग्जाम के टाइम में तो सब नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी 1 आध घंटा पढ़ ही लेता है ना? एक दिन पढ़ते पूरे, ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग। मन में विश्वास, पूरा एक दिन नहीं पढ़ोगे लेकिन 2-4 घंटा भी पढ़ा होगा तो कुछ तो याद रहेगा। मैं तो अभी सिंपल चीज पूछ रही हूँ, ठीक है? जितेंद्र, आपको Yes, मालूम ma'am. है ना